हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज क्लास 12th का अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्या चैप्टर है? 6, चैप्टर 6 EMI। इसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर आया तो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से करंट मान लो। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमको पता है पहले से। अब मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा इस चैप्टर में, ऐसे बोल सकते हो। मतलब बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे शुरुआत होता है कहानी कौन से चैप्टर से तुम्हारा? ये होता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हम जानते हैं उसमें जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, मतलब जब किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में किसने बताया था? ओस्टेड ने बताया था। तो ओस्टेड ने हमको बताया कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आ जाते हैं कौन? फैराडे आ जाते हैं। और फैराडे एक्सपेरिमेंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई यदि करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए, उसका उल्टा बात होना चाहिए, है ना। ओस्टेड ने बोला करंट फ्लो होगा कंडक्टर में तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही आपका मान के चलो, मैं यहाँ पे एक कॉइल लेता हूँ, एक कंडक्टर लेता हूँ और इसको रखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। कंडक्टर को उठाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? तो उसमें प्रोड्यूस हो जाना चाहिए करंट। इसी बेसिस में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर बना है और यहाँ पे फैराडेज लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो खैर इन सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग या क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू any surface is called magnetic flux। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मान के चलो यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ पे मान चलो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्रॉस नहीं कर रहा है तो क्या ये फ्लक्स बनाएगा? नहीं। अभी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में पूछूं कितना होगा? 0, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन लिखा है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। तो ये सरफेस से नॉर्मली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं, ये बाहर से चल दे रहा है, इसलिए फ्लक्स क्या होगा? 0। अब देखो यहाँ से क्रॉस किया कि नहीं किया? कैसे क्रॉस किया? नॉर्मली, परपेंडिकुलरली। अब किया तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इस क्लोज सरफेस से कितने फील्ड लाइन जा रहा है? 1 और 2, ये दोनों नहीं जा रहे, इसलिए कितने हो जाएंगे? 2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली। ठीक है, ये कहला जाएगा आपका। अब मान के चलो मैं इसका एरिया बढ़ा दूं। एरिया बढ़ा दिया किसका? ये सरफेस जो था, ये सरफेस छोटा था, इसका एरिया बढ़ा दिया, तब इस सरफेस से कितने फ्लक्स हैं? तो 1 2 3 4। तो देखो इसमें फ्लक्स कितना था? 2। इसमें फ्लक्स कितना है? 4। एरिया को बढ़ाने से फ्लक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एरिया को बढ़ाने से फ्लक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सिंपल सा कहानी। तो एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। एरिया घटेगा, फ्लक्स घटेगा। मतलब आप बोल सकते हो फ्लक्स आप डिपेंड करता है किसमें? डिपेंड करता है एरिया। दूसरा बात, मान चलो ये छोटू सा एरिया ले लिया, ये छोटा सरफेस था, इसको ले लिया यहाँ पे। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आ जाते हैं, आ जाते हैं ऐसे। देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दूर दूर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पास पास। जब मैग्नेटिक फील्ड पास होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का कम। यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे ज्यादा है, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। कितने क्रॉस कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 क्रॉस कर रहे हैं, तो 5 बोल दो फ्लक्स। 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण है। यहाँ पे फ्लक्स छोटा सरफेस में कितना था? 2। यहाँ पे कितना है? 5। तो फ्लक्स यहाँ पे 2 था, यहाँ 5 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है? फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बढ़ने से बढ़ जाता है, घटने से घट जाता है। तीसरा एक और चीज होता है, मान चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है,
ठीक है भैया। अब मैं क्या कर दिया, पहले ये ऐसे था, ये जो लूप था, ये लूप था वो ऐसे था, ये सरफेस ऐसे था, इसका मान चलो एक्सिस ऐसा था। अब इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, यहां से कुछ एंगल बनाएगा, ऐसा घूम जाएगा, घूम जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो पहले एक्सिस मेरा पंजा को देखो, ये सरफेस है, ये पंजा सरफेस है, ये ऐसे है, ऐसे था। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे था, ठीक है। अब ये एक्सिस क्या हो गया, ऐसे झुक गया, झुक जाएगा ये एक्सिस। ये आपका क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, सामने। अब ऐसे था सामने, अब ये थीटा एंगल झुकेगा, तो एरिया वेक्टर भी थीटा होगा, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसके साथ एरिया वेक्टर इधर है, इसके साथ एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, बी कॉस थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, बी साइन थीटा। ध्यान से देखो, ये बी है, ये थीटा है, तो बी का इधर कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और बी का इधर कंपोनेंट बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा जो है सरफेस के क्या है, अलोंग है। अब बी कॉस थीटा क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और डेफिनेशन क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो सीधी सी बात है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये बी कॉस थीटा, ना कि बी साइन थीटा। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे इससे फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स बनेगा इससे, कॉस थीटा से। इसका मतलब आपका फाई जो होता है कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है, जहाँ पे थीटा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। इस तरीके से आप बोल सकते हो फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड कर रहा है, किसमें कर रहा है, बी पे, ए पे, कॉस थीटा पे। तो इस तरीके से फाई इक्वल टू आपको फॉर्मूला होगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये हुआ, तो इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर होता है, इस कारण इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट आया, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है, क्या बताओ, इसका एसआई यूनिट होता है फ्लक्स का वेबर। क्या होता है, वेबर, ठीक है। और इसका वेबर किसके इक्वल होता है, 1 वेबर निकालना है आपको, तो 1 वेबर किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा टेस्ला, और ये हो जाएगा एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो आराम से निकाल सकते हो। टेस्ला का याद रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1l0 t-2a-1 होता है डायमेंशन फॉर्मूला। याद नहीं करना, इसको निकालना आना चाहिए आपको, बहुत सारे फॉर्मूला निकालने के लिए, फिलहाल अभी तो याद रखो इसको। और मीटर स्क्वायर है, इस नाम से उसको हो जाएगा L2, L2 इसके साथ जुड़ेगा, क्या आएगा, m1l2 t-2a-1, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बताओ, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसके पास। इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या समझेंगे आप। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फ्लो, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि किसी सरफेस से फ्लो हो रहा है नॉर्मली परपेंडिकुलरली, तब ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कब, जब वो किसी सरफेस से नॉर्मली गुजर रहा है। ऐसे में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन वो जब किसी सरफेस से नॉर्मली गुजर रहा है तो बन जाता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट्स इट, और कुछ याद नहीं रखना इसमें। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया। यदि मैं बच्चा बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से गुजर रहा है, तो आप बोल देना उसको चुपचाप मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं बोला क्या बच्चा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो आप बोलोगे ना मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैं बोला बच्चा ये इससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, हाँ सरफेस से गुजर रहा है ना, सरफेस से गुजरने के बाद ये क्या बन गया आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बन गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात को ख्याल में रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल है, जब किसी सरफेस से गुजरता है तो बन जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मान चलो यहां से ऊपर से भी जा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये है जो गुजर रहा है सरफेस से। अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, मिटाते हैं इसको। अब आता है आपका किसके बारे में, फैराडेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मैं पहले ही बोला था कि ओस्टेड ने बोला कि कंडक्टर पे यदि करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा।
when current flowing through any conductor then magnetic field produced around it, ऐसा बोला। तो यहाँ पे फैराडे आ जाते हैं, इसका उल्टा बात सोचते हैं कि भाई करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा। यही बात के चक्कर में यहाँ पे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने यहाँ पे दो लॉ दे दिया, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। तो यहाँ पे देखो फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझते हैं, फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखो फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक क्लोज्ड कॉइल ले लिया, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट नहीं है, बस एक क्लोज्ड कॉइल है, और यहाँ पे लगा के रख दिया, क्या पता है, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा के रख दिए, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे रख दिए, क्या बताओ, एक मैग्नेट। क्या लगा के रख दिए, एक मैग्नेट। मान चलो ये मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल, ये मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब हमको पता है एक बार मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, क्या तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे गुजरता है, नॉर्थ पोल से गुजर के जाएगा किसमें, साउथ पोल की तरफ, ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब इतना समझ में आ गया कि बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं से इससे भी गुजर के जा रहा होगा, इससे भी गुजर के जा रहा होगा। और अभी जस्ट हम सुने क्या है, बताओ, कि मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस से गुजर रहा है, किसी सरफेस से गुजर रहा है, तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक बात बताओ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, गुजर रहा है, तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेटअप कर दिया मैग्नेट को, बार मैग्नेट को कंडक्टर के पास या कॉइल के पास लाके रख दिए, और रखने के बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है हिल भी नहीं रहा है। बच्चों याद रखना, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट, स्मॉल करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। तो इसमें करंट शुरू में नहीं था, तो पॉइंटर हिल नहीं रहा था। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा, बार मैग्नेट को लाया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा तो इससे फ्लक्स गुजरने लग गया। लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए तो इसके कांटे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका पॉइंटर जो है हिल भी नहीं रहा है, इसका कांटा हिल भी नहीं रहा है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि इसमें कोई करंट पैदा नहीं हुआ। अब फैराडे जी हो गए हताश और निराश। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई करंट के फ्लो होने से यदि मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो सेटअप किए और यहाँ पे बार मैग्नेट रखे, यहाँ पे कॉइल रखे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इससे गुजर भी रहा है, लेकिन इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बार मैग्नेट को पीछे लगे, हटाने के लिए पीछे लगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हट जाएगा। तो पहले इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा था, अब नहीं गुजरेगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा था तो इसमें क्या था बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या था इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब नहीं गुजरेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो पहले इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स था, अब इसको हटा देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हट जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बार मैग्नेट को यहां से हटा दिया, हटाया तो हटाने से तुरंत इसके पॉइंटर में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। अब वो देखे कि भाई इसमें करंट आ गया क्या, कैसे करंट आ गया। तो बार मैग्नेट को उन्होंने फिर पास लाके देखा, जब पास लाया तो फिर हिला, इसका पॉइंटर फिर हिला, और यहाँ पे फिर रख दिए, इसको रेस्ट में रख दिए, तो पॉइंटर का हिलना बंद हो गया। फिर उन्होंने दूर ले गया, फिर मैग्नेट को दूर ले गए, इसको दूर ले गए तो फिर इसमें का पॉइंटर हिला, पास लाए फिर हिला, रख दिए, हिलना बंद। मतलब क्या है, जब मैग्नेट मूव कर रहा है तब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हिल रहा है, इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है, करंट पैदा हो रहा है। मतलब क्या है, मैग्नेट जब मूव कर रहा है तब इसका पॉइंटर क्या कर रहा है बताओ, हिल रहा है, पॉइंटर हिल रहा है, मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और जब मैग्नेट को रेस्ट में रख रहे हैं तो इसका पॉइंटर हिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं बन रहा है। तो करंट बनने के लिए जरूरी क्या है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे फैराडे अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बात बोला, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चला अपने को, क्या, whenever there is relative motion between magnet and coil, then induced current
flows through coil. If magnet है ना, if magnet is at rest, magnet and क्या बोलना चाहिए, coil relatively at rest, then no current flows, no induced current flows through कॉइल। कि भाई जब तुम्हारा यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में, रिलेटिव मतलब कॉइल रेस्ट में है, मैग्नेट मूव कर रहे हैं, या मैग्नेट रेस्ट में है, कॉइल मूव कर रहा है। देखो ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, मैग्नेट मूव कर रहा है, तब इसमें करंट पैदा होगा, या ये रेस्ट में है, कॉइल आगे पीछे कर रहा है, तब इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो मतलब रिलेटिव मोशन में है तब करंट इंड्यूस होगा। अब मान चलो ये दोनों को दोनों रिलेटिवली किसमें है, रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, या दोनों एक साथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। भाई आप और मैं एकदम बगल में ऐसे पकड़ के साथ में चलते हैं, तो भले ही दुनिया वालों के लिए हम चल रहे हैं मोशन में, लेकिन आप और मैं क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। रेस्ट में रिलेटिव रेस्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम डिस्टेंस में रहना, सेम पोजीशन में रहना। जैसे कि मान चलो मेरा हाथ ये हाथ है, अब मैं मूव कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ मोशन में है क्या, आपके रिस्पेक्ट में है, लेकिन मेरा हाथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में। जितना डिस्टेंस इस हाथ का है उतना ही डिस्टेंस इस हाथ का है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसको मैं मूव करूं, कुछ भी करूं, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में। हाँ मेरे रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ जमीन के रिस्पेक्ट में, या फिर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों मोशन में, बट ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में। वैसे ही मान के चलो ये कॉइल और मैग्नेट एक साथ मूव कर रहे हैं ऐसे या ऐसे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन पे ये दोनों रेस्ट में रहेगा, या नॉर्मल रखा ही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट भी देख रहे हो दोनों रेस्ट में, तो ये दोनों रिलेटिवली जब रेस्ट में रहेगा तब इसमें कोई करंट पैदा नहीं होगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है, ठीक है, ओके। अब यहां पे रिजल्ट तो मिल गया फैराडे को, फैराडे ने सोचा बोला कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है, तो देखो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया, और उन्होंने बात भी बोल दिया कि जब रिलेटिव मोशन होगा तब यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा भाई। लेकिन ये बात पूरा का पूरा सही नहीं है, ये बात पूरा पूरा सही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैराडे को अभी भी डाउट था, क्योंकि भाई कोई साइंटिस्ट होते हैं, उन लोग कुछ बात बोलते हैं, कुछ लॉ बनाते हैं, तो शांत नहीं रहते, उन लोग पूरा जड़ समेत पूरा निकालते हैं बात को, जितना उनको उनसे हो पाता है, पूरा आखिरी पॉइंट तक जाते हैं। अब उनको क्या डाउट था पता है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे रिलेटिव मोशन के होने से यहाँ पे मैग्नेटिक करंट पैदा हो रहा है, और रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो करंट पैदा नहीं हो रहा है। उनको ये समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया, हमको भी समझ में आ गया। मुद्दा क्या है पता है, फैराडे ने ये सोचे कि भाई करंट मोशन के कारण पैदा हो रहा है कि कुछ और है जो पैदा कर रहा है, कि भाई रिलेटिव मोशन कर रहा हूं तभी तो करंट आ रहा है ना, मेरे को दिख रहा है इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तभी जाके इसमें करंट आ रहा है। बट फैराडे जी का डाउट ये था कि भाई यहाँ पे इनके बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा तभी करंट आएगा, मतलब कि यहाँ पे मोशन के कारण करंट आ रहा है कि कोई और चीज है जिसके कारण करंट आ रहा है। क्योंकि फैराडे का सोच क्या था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से करंट आना चाहिए, क्योंकि ओस्टेट का लॉ बोलता है कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे का पॉइंट क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि मैं कंडक्टर को रखता हूं तो इसमें करंट पैदा होगा, इसमें करंट पैदा होगा, हो कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको डाउट ये हुआ मोशन के कारण पैदा हुआ है करंट की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसलिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने रख लिया एक कॉइल, और यहाँ पे रख लिया क्या बताओ, दूसरा कॉइल। ये दूसरा कॉइल, इस कॉइल में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट नहीं है और इसमें करंट है, इसमें क्या है, करंट है। जब इसमें करंट फ्लो कराया तो आप लोग जानते हो जब किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड इससे भी जुड़ेगा। लेकिन मान के चलो ये करंट क्या है, अभी आपका कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है मतलब 2 एम्पियर है तो 2 ही एम्पियर फ्लो हो रहा है लगातार हो ही रहा है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो भी फिक्स रहेगा। मान चलो 2 एम्पियर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना कितना, 10 टेस्ला का, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया इसका 10 टेस्ला का। ऐसे इसको जज मत करना ना, बहुत छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैं जबरदस्ती लिख दिया हूँ। तो 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब भाई मान चलो 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इससे जो लिंक्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड वो भी तो फिक्स्ड होगा, क्योंकि करंट फिक्स्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे
पॉइंटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस क्या होगा, जीरो। बोलने का मतलब यह है जब इस कॉइल में कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो बाजू में रखा कॉइल पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस कितना होगा, जीरो। ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन था। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसी कॉइल पे उन्होंने क्या किया, करंट फ्लो कराया। अब एक करंट को क्या किया उन्होंने, इंक्रीज किया। क्या किया, इंक्रीज। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं कि करंट इंक्रीज करेगा तो इससे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब इससे गुजर रहे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया तो क्या हो गया बच्चा, पता है इसमें करंट आ गया, यहाँ पे करंट जीरो अब नहीं रहा, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, यहाँ पे करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। ठीक है भाई, मतलब इसमें वेरिएबल करंट फ्लो कराया तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। मतलब करंट को इंक्रीज किया तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। अब पॉइंट पकड़ में आने लग गया, क्या पॉइंट पकड़ में आने लग गया फैराडे जी को, कि भाई यहाँ पे मोशन तो हो नहीं रहा है, मैं तो इसको आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, इसको भी आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, रेस्ट में है दोनों को दोनों। लेकिन मैं इसमें वेरिएबल करंट फ्लो कराया तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, करंट इंड्यूस हुआ, मतलब करंट को वेरी कराया, करंट को इंक्रीज कराया, यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ। बट यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो कराया, यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट क्लिक कर गया कि इनको, फैराडे जी को, क्या कि भाई कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगे, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे गुजरेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पे जब वेरिएबल करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे करंट जीरो नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे फैराडे जी को एक बात क्लियर हो गया कि भाई साहब यहाँ पे मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन को होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी क्या है, यहाँ पे कॉइल और मैग्नेट के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड का लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है उसमें चेंज होना जरूरी है। मतलब कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज होगा तब जाके इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस तब होगा जब इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, यदि इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फैराडे जी को समझ में आ गया बात क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे रिलेटिव मोशन पहला एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बोल दिया था कि भाई यहाँ पे करंट को इंड्यूस होने के लिए रिलेटिव मोशन का जरूरी है, जबकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन का जरूरी नहीं है बच्चों। जरूरी क्या है पता है, यहाँ पे जरूरी है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कॉइल से जुड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चेंज होने पे ही तुम्हारा करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे आता है आपका फैराडेस फर्स्ट लॉ, इसी नाम से आता है यहाँ पे फैराडेस फर्स्ट लॉ, इसी के थ्रू बना दिए। और उन्होंने बोला कि जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ पैदा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इंड्यूस करंट उससे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस लॉ स्टेट दैट मतलब फैराडेस फर्स्ट लॉ स्टेट दैट whenever magnetic flux linked with coil changes, then an EMF induced across coil or induced current flows through it. Induced current flows through it. ये इनका स्टेटमेंट था, पहला लॉ, ये उनका पहला लॉ था। उन्होंने बोला कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है कॉइल से वो चेंज होगा तब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर इंड्यूस करंट फ्लो होगा। इसी को फैराडे फर्स्ट लॉ, और यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है उसका भी डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ इंडक्शन
of an EMF or current in a coil when magnetic flux linked with coil changes, है ना, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर है ना द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ एन ईएमएफ और करंट इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी कॉइल में इंड्यूस करंट का इंड्यूस होना या ईएमएफ का इंड्यूस होना, कब, जब उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ, उससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तब उसमें क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा या फिर इंड्यूस करंट फ्लो होगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या बोलोगे, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस कॉइल और इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे, व्हेनेवर magnetic flux linked with coil changes, then an EMF induced across coil or induced current flows through coil. This phenomena is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप ये डेफिनेशन मान लो, ये थोड़ा फर्जी टाइप का डेफिनेशन बना दिया मैं इसका, ये बढ़िया है, इसको आप फॉलो करें, ज्यादा बढ़िया है। ओके, चलो मिटाते हैं, और यहाँ पे आता है फैराडे सेकंड लॉ। अब जरा सोचो फैराडे सेकंड लॉ कैसे आया, जरा ये सोचो फैराडे सेकंड लॉ कैसे आया, क्या हो सकता है फैराडे सेकंड लॉ। तो बच्चों हमको ये पता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा या इंड्यूस करंट फ्लो होगा। अब हमको थोड़ा पता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा या करंट कितना प्रोड्यूस होगा, हमको तो नहीं पता। तो इस चीज को बताने के लिए फैराडे सेकंड लॉ आया, उन्होंने बताया कि भाई कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे आपका आता है क्या, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। अब फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, तो देखो आपको समझाते हैं। यहां पे मान चलो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इधर मूव कर रहा है, तो इसमें मान चलो यहाँ पे करंट पैदा हो गया। किस टाइप का करंट पैदा हो गया, इस तरीके से या इस तरीके से, जैसा भी करंट पैदा हो गया, करंट पैदा हो गया। बाद में डिसाइड करेंगे डायरेक्शन क्या होगा करंट का, पहले इसको समझो। ये ऐसे आ रहा है, इसमें करंट पैदा हो गया। अब मान चलो इसके इन दोनों में ये पास आ रहा है, यहाँ फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। ये पास आ रहा है, किसके पास आ रहा है, कॉइल के पास आ रहा है। तो कॉइल के पास आ रहा है तो इसमें फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है मान के चलो, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान के चलो 2 का, मतलब 1 सेकंड में 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज हो रही है, 2 बढ़ रहा है या घट रहा है। मान चलो अभी 2 है मैग्नेटिक फील्ड, पास और आएगा तो 4 हो जाएगा, फिर और पास जाएगा तो 6 हो जाएगा, और पास जाएगा तो 8, फिर और पास जाएगा तो 10, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तब इसमें करंट पैदा हो गया, मान के चलो कितना, 1 एम्पियर। अब क्या किया मैं, अब मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहीं पर रख दिया, यहाँ पे करंट पैदा हुआ इसी तरीके से। अब मान के चलो मैं इसको पास ला रहा हूँ, थोड़ा तेजी से ला रहा हूँ, बहुत फास्ट ला रहा हूँ इसको, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे स्लो हो जा रहा है, ये स्लो, ठीक है, मतलब पास से ले जा रहा हूँ, एकदम स्पीड से ले जा रहा हूँ। इसका रेट में चेंज हो गया कितना, 5 का, कितना चेंज हो गया, 5 का। तो 5 का चेंज हुआ मतलब कि 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, गुजरेगा इसमें 5, फिर नेक्स्ट सेकंड में 10, फिर नेक्स्ट सेकंड में 15, फिर नेक्स्ट सेकंड में 20, 5 बढ़ते जाएगा। तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शुरू में कितना हो रहा था, 2, ये पास जाते जा रहा था 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे गुजर रहा था इससे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये पास जा रहा है तो कितना चेंज हो रहा है, 5, मतलब इसमें 5 गुजरा, फिर 10 गुजरा, फिर
15 फिर 20, तो इसमें जल्दी चेंज हो रहा है, ज्यादा गुजर रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। इस कारण यहाँ पे जो करंट पैदा होगा कितना होगा, मान के चलो 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो इसमें मान के चलो 1 एम्पियर था तो इसमें 5 एम्पियर आया। तो देखो यहाँ पे करंट कम था, यहाँ पे करंट ज्यादा। तो यहाँ पे करंट कम क्यों था, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कम था। यहाँ पे करंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या है, ज्यादा है। मतलब कि कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा करंट पैदा होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। जितना ज्यादा, मैं क्या बोला, किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा उसमें करंट पैदा होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। यहाँ पे समझ में आया होगा आपको क्या कि सेकंड लॉ क्या बोलता है। तो सेकंड लॉ हमको बोलता है, क्या बोलता है कि द रेट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ईएमएफ induced across coil is equals to the rate of change of magnetic flux. The rate of change of magnetic flux linked with a coil. कि भाई कॉइल से लिंक्ड, जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना चेंज होगा उतना उसका ईएमएफ इक्वल होगा उसका मैग्नीट्यूड। मतलब क्या बोला मैं, ये ईएमएफ जो होगा ये इक्वल हो किसके, बताओ, ये होगा d∅dt के। या फिर इसी को आप बोल सकते हो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ΔΦ/Δt के। मतलब मान के चलो यहाँ पे मैग्नेट है और यहाँ पे क्या है बताओ, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल इधर मूव कर रहा है और यहाँ पे कॉइल है, और कॉइल मान के चलो यहाँ पे बनाता हूँ एक, और ये प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे ईएमएफ पैदा होगा। इस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा d∅/dt के। किसके इक्वल होगा, d∅/dt के। इसको भी ΔΦ/Δt लिख सकते हैं, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, मैग्नीट्यूड E हो जाएगा ΔΦ/Δt। चेंज इन फ्लक्स है ये, चेंज इन फ्लक्स मतलब होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना बच्चे, भूलना मत। अब कई बच्चे लोग बोलते हैं सर यहाँ पे माइनस होता है, बच्चा माइनस नहीं होता, माइनस तभी आएगा जब लेंज लॉ आएगा, क्योंकि लेंज लॉ के बाद ही पता चलता है यहाँ माइनस लगेगा प्लस लगेगा। फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से यही है, ठीक है, माइनस मत लगा देना यहाँ पे। ओके, अब मान के चलो ये वायर एक बार टर्न है तो ऐसा है, ये किसके लिए बताओ, फॉर 1 टर्न्स के लिए है। ये पूरा फॉर्मूला जितना अभी पढ़े, मान चलो यही वायर कई बार लपेटा है ऐसे 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 है, ठीक है, और यहाँ पे ईएमएफ ऐसा पैदा हो रहा है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अरे n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब क्या होता है भाई, वायर को एक बार लपेटो, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार, ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है। वैसे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ईएमएफ हो जाएगा n d∅/dt, या फिर यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ईएमएफ हो जाएगा n ΔΦ/Δt। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब छोटा चेंज, स्मॉल चेंज को बताता है, छोटा से छोटा चेंज को बताएगा डिफरेंशियल फॉर्म। ये बताता है बड़ा चेंज को, बड़ा चेंज है ना। जैसे कि मान चलो 0.1 से 0.2 हो गया, ये थोड़ा छोटा चेंज है, और ये मान चलो 1 से 5 हो गया, बड़ा चेंज है। देखो इसमें कितना चेंज हुआ 0.1 का, इसमें चेंज कितना हुआ 4 का। ये छोटा चेंज के लिए ये आता है और बड़ा चेंज के लिए ये आता है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सीजी बोर्ड में कई बार आ चुका है। अब और इसी को लिख सकते हो E = n लिख सकते हो। अब बड़ा चेंज मतलब हो गया 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। तो ये आपका फैराडे सेकंड लॉ है बच्चे, समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटाते हैं। और फैराडे सेकंड लॉ में एक चीज का कमी था, क्या चीज का कमी था कि आप और सोचो, आप पहला लॉ से पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट पैदा होगा। दूसरा लॉ से पैदा हुआ जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का रेट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का रेट होगा, जितना ज्यादा चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जितना तेजी से चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ या करंट होगा। मतलब ये पता चला, पहला लॉ से पता चला कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ या करंट पैदा होता है। दूसरा लॉ से पता चलता है कितना ईएमएफ और कितना करंट पैदा होगा। और तीसरा लॉ से हमको ये पता चलेगा जो करंट और ईएमएफ पैदा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, कि भाई ऊपर प्लस है यहाँ माइनस है, कि यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा।
करंट क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को बताया लेंज लॉ ने, इसलिए यहाँ पे अपने को लेंज लॉ पढ़ना पड़ता है। इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं। तब देखो यहां पे आता है आपके सामने लेंज लॉ। तो लेंज लॉ हमको किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन को बताता है लेंज लॉ। तो बोलोगे है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लेंज लॉ, या फिर बोलो लेंज लॉ स्टेट दैट, लेंज लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ an induced EMF or current, it's such that it always opposes its cause of induction. मतलब क्या बोल रहा है? जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपना हमेशा पैदा होने के कारण, इंड्यूस होने के कारण क्या करेगा? अपोज करेगा। इंड्यूस होने का कारण क्या करेगा? अपोज करेगा। इसका मतलब कि दैट इज करके बताता हूँ। मान के चलो यहाँ बच्चा आपके पास क्या है, मैग्नेट नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। आप इधर ले जाओगे और यहाँ पे कॉइल है, समझ लो बात को, यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे कॉइल है, ये जाएगा पास, ये जाएगा पास, तो क्या होगा? देखो ये पास जाएगा तो क्या होगा? इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स क्या होगा? इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या, किसके कारण यहाँ पे करंट पैदा होगा? यहाँ पे करंट पैदा होगा। आप जानते हो क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। सॉरी, करंट डायरेक्शन में नहीं बताना है, करंट पैदा होगा इसमें। देखो मैं क्या बोला, ये पास जाएगा तो इससे चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स यदि बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब इसमें जो करंट पैदा होगा वो क्या करेगा? अपने कॉस का अपोज करेगा। कॉस क्या था? फ्लक्स में बढ़ना। ये पास आ रहा था, इससे गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ रहा था, गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, उसी कारण यहाँ पे क्या हो गया? पैदा करंट हो गया। तो ये जो करंट पैदा हो गया उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने कॉस का अपोज करेगा। तो कॉस क्या था? करंट पैदा होने का कारण क्या था? इसका पैदा होने का वो था फ्लक्स का बढ़ना। तो ये करंट ऐसा फ्लो होगा कि इस फ्लक्स को घटाएगा, इसका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए देखो इससे, अब देखो ये मेरा क्या मानना चाहिए यहाँ पे, ये मान के चलो यहाँ पे एक रिंग है, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा रिंग, और रिंग है, यहाँ से फ्लक्स बढ़ रहा है, से गुजर रहा है। तो फ्लक्स कैसे गुजर रहा है बताओ? इधर गुजर रहा है। ये रिंग है और फ्लक्स यहाँ से घुस के उधर निकल रहा है। इसमें करंट ऐसा पैदा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, जानते हो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कंडक्टर से, इस कॉइल से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो। समझ रहे हो बात को? इधर हो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, तो इसमें करंट कैसा पैदा होगा? ऐसा पैदा होगा कि वो सीधी सी बात है, इसका अपोज करे मतलब इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। तो इसको थोड़ा ढंग से बनाता हूं जिससे तुमको दिखे इस तरीके से, ऐसे। अब इसमें करंट कैसा पैदा होगा? इधर से देख रहे हो, देखो हमको पता है यदि करंट ऐसा होता है, ऐसे होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड निकलता है, इधर बाहर साइड निकलता है ना? राइट हैंड थंब रूल से लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। यदि करंट ऐसा फ्लो होगा इसमें बाहर साइड निकलेगा, इसका मतलब क्या है? ये बन जाएगा, अपने आप को बना लेगा नॉर्थ पोल। क्या बना लेगा? नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर साइड निकलता है। अब मान चलो करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ और ऐसा करोगे, थंब किधर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। इसका मतलब ये बना लेगा अपने आप को साउथ पोल। क्या बना लेगा? साउथ पोल। तो याद रखो, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पैदा होता है ना, यहाँ बनता है साउथ पोल। और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, तो बनाता है ये नॉर्थ पोल। क्या बनाता है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल कब बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर गुजरेगा, देखो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इससे इधर गुजरेगा, तो इसमें करंट जो इंड्यूस होगा ऐसा होगा कि वो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनाए।
और इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तब बनाएगा जब ये इस डायरेक्शन से आप देखो क्या बनाए, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब इधर करंट फ्लो, ऐसा ऐसा, इधर रिंग था ना, ऐसे ऐसे ऐसा करोगे, ऐसे ऐसे करंट ऐसे जाएगा, थंब किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो इसमें करंट कैसा पैदा होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज। आप इस साइड से देखोगे, आप इस साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, आप इस साइड से देखो तो आपको क्या दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस साइड से देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्लॉकवाइज। देखो ना भाई, इस साइड से देखूंगा, इस साइड से देखूंगा क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, है ना। इस साइड से देखूंगा क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। क्लियर बात, तो समझ लो, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। नॉर्थ पोल इधर गया तो ये अपने आप को नॉर्थ पोल बनाएगा, जिससे ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। ये पास आ रहे थे, क्या बोलेगा, दूर जा, भाग यहां से, है ना। अपोज करेगा बोला ना, तो अपोज क्या है, ये पास जा रहा है, पास जा रहा है तो ये क्या करेगा, करंट पैदा होगा तो वो इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब दूर, तो इसको रिपेल कैसे करेगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये भी अपने आप को क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब मान के चलो यहीं पे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये इधर जा रहा है और यहाँ पे कॉइल है। अब दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, सीधी सी बात है, दूर जा रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड में किधर चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन चेंज होगा। किस डायरेक्शन चेंज होगा, देखो ये पास जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इस डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इधर बढ़ रहा था, ठीक है, इधर बढ़ रहा था। अब दूर जा रहा था, इधर चेंज होगा। समझ रहे हो बात को। अब एक बात बताओ, ये दूर जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो इसमें करंट पैदा होगा, इसमें क्या पैदा होगा, करंट। तो ये जो करंट पैदा होगा वो करंट क्या करेगा, अपने कॉस का अपोज करेगा। तो ये करंट किसके कारण पैदा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में घटने के कारण। तो घटने के कारण पैदा हुआ है तो इसका अपोज करेगा। तो ये घटने के कारण पैदा हुआ है, इसको बढ़ाने का काम करेगा। क्या काम करेगा, बढ़ाने का। अब बढ़ाने का काम कैसे करेगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, बताओ, साउथ पोल। मतलब अपोज करेगा। भाई ये दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करने का काम करेगा। देखो ये पास आ रहा था तो क्या कर रहा था, रिपेल बनाने के लिए नॉर्थ पोल बना दिया, पास आया तो नॉर्थ बना दिया, रिपेल करेगा। अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये अट्रैक्ट करने के लिए क्या बना लेगा, अपने आप को साउथ पोल बना लेगा। साउथ पोल बनाएगा तो इसमें इस तरीके से करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज। समझ रहे हो बात को, इन चीजों को समझो। मान के चलो यहां पे ऐसा है, ईएमएफ पैदा होगा किसके कारण, मान चलो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये इधर आया, ये मैग्नेट इधर जाएगा। अब इसमें करंट पैदा होगा, तो करंट पैदा होगा तो ईएमएफ भी पैदा होगा। अब ईएमएफ पैदा होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, के ऊपर प्लस, के ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस। ये तो डायरेक्शन होगा इसका। कैसे बताओगे, तो आप सबसे पहले करंट का डायरेक्शन निकालो। इसमें किसका डायरेक्शन निकालो, करंट का। अब नॉर्थ पोल पास जा रहे थे, अपने आप को नॉर्थ पोल बनाएगा रिपेल करने के लिए, आप जानते हो ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ बनने के बाद क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए नॉर्थ बनाया तो करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, इधर से ऊपर, इधर से नीचे। ये नीचे है तो इधर नीचे, ये ऊपर है तो इधर ऊपर। और हमको पता है करंट जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा घुसता है, पॉजिटिव से निकलता है। तो ये नेगेटिव से घुसेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो आप ऐसे बता सकते हो बच्चे, नॉर्थ साउथ था, इधर जा रहा है। वैसे ही मान कर चलो इधर रखा है कोई, और इधर रखा है आपका साउथ और नॉर्थ, और ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो उधर जा रहा है, सीधी सी बात है, ये साउथ है, ये दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। अट्रैक्ट करने का काम करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये साउथ है तो अपने आप को फिर नॉर्थ बनाएगा। नॉर्थ बनाएगा तो इधर से ऊपर जाएगा, इधर से नीचे जाएगा, तो ये ऊपर से ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। और क्या, सिंपल सा कहानी। यही मान के चलो पास आता, इधर पास आता, इधर पास आता, साउथ है तो रिपेल करना है इसको, पास आ रहा है दूर भेजना है इसको। क्योंकि क्या क्या हो रहा है बताओ, ये इसके पास आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, तो ये अपने कॉस का अपोज करेगा। बढ़ रहा है तो क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। घटाने के लिए क्या करेगा, ये साउथ है उसको रिपेल करेगा, ये अपने आप को बना लेगा साउथ। इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो होगा, इधर से इधर ऊपर जाएगा और इधर से नीचे। देखो इधर नीचे है तो नीचे जाएगा, और इधर से ऊपर है तो ऊपर जाएगा। इस कारण अब जो होगा टर्मिनल, ये हमेशा किससे घुसता है, करंट बोला हूं मैं, नेगेटिव घुसता है, पॉजिटिव निकलता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको छोटा बना देना और इसको बड़ा। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा छोटा बनाते हैं, पॉजिटिव को बड़ा बनाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा लेंस सेकंड लॉ के बारे में, जो मैं बताया डायरेक्शन के बारे में। ये डायरेक्शन कभी कभी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। मिटाते हैं।
यहां पर लिखो लेंज लॉ विथ फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। तो लेंज लॉ को मैं मिलाता हूं फैराडेज सेकंड लॉ के साथ, तो जो ईएमएफ होगा, इस बार मैग्नीट्यूड मत लिखना, इस बार ईएमएफ होगा वो अपने कॉस का अपोज करेगा। किसका अपोज करता है? कॉस क्या है? फ्लक्स में चेंज होना, तो फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करेगा। तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है डी बाई डी टी, तो इसका अपोज करेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। माइनस क्या बताता है? अपोजिशन को बताता है। तुम इसको प्लस 10 दोगे तो इसको मिलेगा माइनस 10, तुम इसको माइनस 10 दोगे तो इसको मिलेगा प्लस 10, माइनस माइनस प्लस, है ना। अब फॉर एन टर्न्स, एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, या इसी को आप ले सकते हो ई इज इक्वल टू माइनस एन, और चेंज होना मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितना हो जाएगा? डी टी। ये फॉर्मुला मेन याद रखना, पिछले बार फॉर्मुला था वो याद मत करना, वो मैग्नीट्यूड बताएगा, ये पूरा डायरेक्शन सहित बताएगा, इसलिए ये वाला ईएमएफ ज्यादा अच्छे से याद रखना। अब एक और बात बोलते हैं, लेंज लॉ obeys law of conservation of energy, conservation of energy, या obey आप फिर बोल सकते हो based on, Lenz law is based on law of conservation of energy, ठीक है। या लेंज लॉ का प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ किसका ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब भाई ये क्यों ऐसा? एग्जाम में कई बार पूछता है कि लेंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एक्सप्लेन करें क्यों और कैसे होता है, बताएं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो करता है। तो देखो यहां में क्या बनाया था बच्चा? कॉइल। यहां क्या बनाया था? नॉर्थ पोल साउथ पोल, या मैग्नेट इधर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, देखो ध्यान से मूव कर रहा है, तो इसको मैं मूव कर रहा हूं, इसको मैं मूव कर रहा हूं यहां से जैसे ही मूव किया, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि पास जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें क्या पैदा होगा? बताओ, करंट। एक बात बताओ, इसमें करंट क्यों पैदा हुआ? मेरे इसको मूव करने के चक्कर में। मूव कर रहा हूं इसका मतलब क्या है? मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वर्क। मेरे वर्क करने से क्या हो रहा है? ये मोशन में आ रहा है। मोशन में आ रहा है तो इसके पास क्या आ गया? मैकेनिकल एनर्जी। क्या आ गया? मैकेनिकल एनर्जी। कभी भी कोई चीज मोशन में आ रहा है, किसी चीज को आप मूव कर रहे हो, है ना, किसी चीज को लटका रहे हो, तो सीधी सी बात है यहाँ फिजिकल वर्क हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको मूव कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो इसको? मैकेनिकल एनर्जी। इसको मिल गया क्या? मैकेनिकल एनर्जी। किससे मिला? आपके वर्क डन से। कैसे? आप इसको मूव कर रहे हैं, आप इसको मूव किए तो आप वर्क किए, आपका वर्क इसके किस में कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल एनर्जी में। अब एक बात बताओ, ये पास जैसे जैसे जाते जाएगा, जैसे जैसे पास जाते जाएगा, इसमें करंट पैदा हो जाएगा। और करंट कैसा पैदा होगा? इस तरीके से, क्योंकि नॉर्थ पोल पास जा रहा है, अपने आप को नॉर्थ पोल बनाएगा रिपेल करने के लिए, तो इधर करंट फ्लो होगा इस तरीके से, इधर करंट होगा इस तरीके से पैदा। अब ये करंट पैदा होगा, वो इस तरीके से जाएगा। तो एक बात बताओ, आप वर्क किए इसको मूव करने में, तो वो इसको मिल गया मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये इसका मैकेनिकल एनर्जी इसके पास है, आप ये हो इसको मैकेनिकल एनर्जी। अब इधर ये मूव कर रहे हैं, जैसे ही इसमें करंट पैदा होगा, वो करंट क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा तो क्या हुआ? बताओ, यहाँ करंट पैदा हुआ, वो इसको रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड कम होगा। इसका स्पीड क्या होगा? कम। इसका स्पीड कम होगा, इसका मतलब क्या है? इसको मैकेनिकल एनर्जी आप दिए थे, वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होने लग जाएगा? कम। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो रहा है। और आप तो जानते हो एनर्जी कभी लॉस नहीं होता। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी ना बनाया जा सकता, ना तो उसको मिटाया जा सकता, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। अब इसको मैं पास ले जा रहा हूं तो मैकेनिकल एनर्जी तो कम हो रहा है भाई, क्योंकि इसका स्पीड यहाँ पे ज्यादा था, अब जाते जाते स्पीड कम होगा। क्यों कम हुआ? ये जैसे ही पास गया वैसे ही यहाँ पे करंट बना, तो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि आप इसको पास ले जा रहे हो, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए यहाँ पे करंट बन गया। अब एकदम पास ले जाओगे, जहां पे जाके रुक जाएगा, तो आपका पूरा मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? जीरो, और यहाँ पे पूरा का पूरा करंट बन जाएगा। तो आपका पूरा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इसमें चले जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया बात? क्लियर है बात? ओके। तो इसी के ऊपर तुम्हारा बेस्ड ऑन है क्या? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई आप इसको पास ले जाते जाओगे तो आपका मैकेनिकल एनर्जी इसमें करंट पैदा करेगा, और इस तरीके से करंट पैदा करेगा और इसका अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? इसका अपोज करेगा।
तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद ये इसको रिपेल करेगा तो वापस से मोशन में आएगा, क्योंकि रुक जाएगा, रुकने के बाद वापस मोशन में आएगा, वापस मोशन में आएगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में, ये मूव करना चालू कर देगा। इस तरीके से इसका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल में और इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा मैकेनिकल में। समझ में आया? इस तरीके से आपका लेंज लॉ बेस्ड ऑन है किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब यहीं पे आता है बच्चा आपका इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल मत बोलना, इमोशनल ईएमएफ, मोशन के कारण जो ईएमएफ पैदा होता है उसको मैं इमोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चैप्टर 3 में पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, यूट्यूब में डाल देंगे इसके बारे में, बट फिलहाल मैं इस चैप्टर का डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लास के बच्चों को जरूरत है इसका। चलो देखते हैं, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। मान के चलो मैं यहाँ पे एक ऐसा पाथ बना दिया, इस तरीके से एक पाथ है। अब इस पाथ में कौन मूव करेगा, इस पाथ में मूव करेगा आपका एक कंडक्टर। क्या मूव करेगा, ये कंडक्टर AB। इस कंडक्टर AB का लेंथ मान लेते हैं L, मैग्नेटिक फील्ड AB मत लो यार, इसको PQ लो, PQ। अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताओ, B। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। यहाँ पे आप लेट कर लो, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ मैं इसको। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, PQ है। अब मान चलो इस कंडक्टर को मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मूव करता हूँ। अब मूव करूंगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब ये मूव करके यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मान लो x। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, x। तो PQ से था, अब यहाँ पे आ गया P डैश, Q डैश मान लो, ये यहाँ से यहाँ आ गया। कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया, ध्यान से देखो, इतना एरिया कवर किया। इतना एरिया कवर किया तो एक बात बताओ, इससे गुजरेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में गुजर रहा है। अब गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके क्रॉस क्या पैदा होगा, ईएमएफ। क्या पैदा होगा, ईएमएफ, बिल्कुल पैदा होगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो उसी ईएमएफ के बारे में मेरे को बताना है, उसी ईएमएफ के बारे में मेरे को बताना है। तो कैसे बताएंगे ईएमएफ को, तो पहली बात तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैं बोला तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं भाई। किसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, इसका। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग जानते हो BA cos थीटा होता है। BA क्या होता है, cos थीटा। तो BA cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है। एरिया, ये जो सरफेस बना है यहाँ से यहाँ तक, इस सरफेस का एरिया किधर होगा, आपके साइड। तो सीधी सी बात है, इनके बीच में एंगल क्या हुआ है, या तो 0 या तो 180। तो मैं फिलहाल 0 मान के चलता हूँ। तो 0 होगा तो कितना आ जाएगा बताओ, B इंटू A। अब 5 गोष्ट आपको पता है B, और एरिया क्या होता है, तो ये जो बना है इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है x, अब ब्रेड्थ कितना है L, तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू x हो गया, ये सिंपल सा काम। तो 5 गोष्ट हो जाएगा BLx। बिल्कुल हो गया सर, समझ में आ गया सर। अब बाय फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, तो फैराडे सेकंड लॉ बोलता है जो ईएमएफ होता है उसका मैग्नीट्यूड वो d∅/dt के इक्वल होता है। बोलता है कि नहीं बोलता फैराडे सेकंड लॉ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/dt, और फाई का वैल्यू आप निकाले हो BLx। क्या निकाले हो, BLx। तो E इक्वल टू हो जाएगा B बाहर, L बाहर, dx/dt। x क्या है, तो x डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, t टाइम है यहाँ से यहाँ चलने का। तो dx/dt क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड होगा फिलहाल। तो BLV, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, इसी को बोलते हैं क्या, मोशनल ईएमएफ। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए अब देखना पड़ेगा बच्चे, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या देखना है, इसमें किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ आया क्या हुआ बताओ, फ्लक्स बढ़ रहा है, एरिया जितना कवर करेगा फ्लक्स उतना बढ़ेगा।
फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको क्या करना है, इसको बताओ, कमजोर बनाना है। कमजोर बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बताओ, अंदर है, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, करंट ऐसा फ्लो होगा इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, तो बाहर आए तो इसका अपोज करे, अपोज कैसे करेगा, तो भाई जब करंट इसमें नीचे आएगा, नीचे करंट आएगा तो इधर जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट नीचे आएगा। अब मान चलो इसमें करंट नीचे आता है तो करंट कैसे नीचे आएगा, तो इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, तभी तो आएगा। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस और ये हो गया आपका ये, ठीक है बच्चों। ये मोशन के कारण पैदा हुआ, इस कारण ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड होगा। और ये डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर माइनस हो गया, इधर प्लस ईएमएफ का, तो नेगेटिव टर्मिनल ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे, ऐसा आप बता सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया वो मोशनल ईएमएफ। चलो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स मैं लास्ट में कराऊंगा जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन वाइज करना पड़ेगा और मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन याद रहते नहीं है बच्चों, मेरे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, उसके बाद वो क्वेश्चन को बताना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बता सकता, ठीक है। अब इतने भी पोजीशन नहीं पहुंचे अभी कि कोई भी क्वेश्चन तत्काल बना दे या फिर दिमाग में रहे, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिख दिया और आपको बता दे, इसलिए मैं लेक्चर के बाद बताऊंगा। जिस दिन मैं हो जाऊंगा कि टॉपिक पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन मेरे को याद रहे और मैं करा दूँ तो जरूर कराऊंगा, हाँ। या फिर मेरे पास डिजिटल बोर्ड में ले आता हूँ, जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ये डिजिटल बोर्ड आता है तो फिर टेंशन ही खत्म, उसका टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल होगा, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, यहाँ पे आता है, वो आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ध्यान से समझा रहा हूं, समझ रहे। मान के चलो आपके पास ऐसा कॉइल है, अब कॉइल ऐसा होगा ना, सोलेनॉइड बोल बोल देना, कॉइल छोटा कॉइल है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है सर, करंट फ्लो होगा इससे। यदि इससे कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो जानते हो कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड यदि कांस्टेंट होगा तो इससे प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो आपको पता है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जीरो होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे यदि कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या पैदा होगा, जीरो, बाय फैराडेस लॉ। और फ्लक्स जीरो होगा तो है ना, सॉरी, ईएमएफ जीरो होगा तो करंट भी क्या होगा, जीरो। मतलब ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना तो करंट इंड्यूस होगा, कब, जब करंट कांस्टेंट होगा। अब यही करंट को मैं क्या कर दिया बताओ, वेरिएबल कर दिया, या तो करंट को इंक्रीज कर दिया या तो डिक्रीज कर दिया। तो वेरिएबल करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, वेरिएबल। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल। अब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो गया, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हो रहा है चेंज, जैसे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो ईएमएफ नॉन जीरो, करंट नॉन जीरो, यहाँ पे ईएमएफ या करंट पैदा हो जाएगा। तो ये जो ईएमएफ और करंट पैदा होगा किसके कारण, वेरिएबल करंट फ्लो होने के कारण, इसी फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, इसी में करंट फ्लो हो रहा है, अब इसी में करंट पैदा हो जाएगा, इसी में ईएमएफ पैदा हो जाएगा, खुद के कारण पैदा हो गया, इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसी करंट के कारण इसमें एक और करंट पैदा हो गया या ईएमएफ पैदा हो गया। इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद से पैदा हो गया। क्लियर है बात? तो मैं ये बोलना चाहता हूं, whenever variable current या time varying current flows through coil, then an EMF induced across it, this phenomena is known as self induction। मैं क्या बोला, whenever variable current और बोल दो time varying current फ्लोज थ्रू, करंट का मतलब फ्लो होता है, मैं फ्लो बार फिर से लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोज थ्रू कॉइल, देन एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस कॉइल, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब अपोज करता है, उल्टा डायरेक्शन में होता है, इसलिए बैक ईएमएफ बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन
क्लियर बात? मैं क्या बोला, जब कोई वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है या टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है, किससे फ्लो हो रहा है? आपके कॉइल से। तो जब कॉइल से वेरिएबल करंट या टाइम वेरिएबल करंट या टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है, तब इसके अक्रॉस एक ईएमएफ पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्योंकि टाइम वेरिएबल करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरिएबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा। यदि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ या करंट पैदा होगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होता है उस ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। और इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन क्या? सेल्फ इंडक्शन। तो आप लोग मेरे साथ बोलो, जब किसी कंडक्टर पे टाइम वेरिंग करंट फ्लो होता है तब इसके अक्रॉस एक ईएमएफ पैदा होता है, उस ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन। तो whenever time varying current flowing through coil, then an EMF induced across coil, this phenomena is known as self induction। क्लियर बच्चे? ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। अब सेल्फ इंडक्शन के बाद यहां पे आपको पढ़ने को मिलता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये समझते हैं। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस को अपन और भी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है सर। तो एक बात बताओ, यहां मेरे पास क्या है? कॉइल। इसमें क्या करंट फ्लो कराया मैं? टाइम वेरिंग करंट। ये क्या है बताओ? टाइम वेरिंग करंट, समय के साथ बढ़ने या घटने वाला करंट, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। टाइम वेरिंग करंट है। ठीक है सर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है? ईएमएफ पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? इसके अक्रॉस ईएमएफ पैदा हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे ईएमएफ पैदा हो रहा है। ईएमएफ यहाँ माइनस यहाँ प्लस कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये होगा माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हमको पता है ये ईएमएफ, ये जो ईएमएफ होता है, यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होता है वो डिपेंड करता है किस पे बताओ? इस करंट पे। किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। करंट जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा। दूसरा बात, करंट पे एक और चीज डिपेंड कर रहा है, कौन सा बताओ? फ्लक्स। कौन सी चीज डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स। मतलब कि फ्लक्स कितना चेंज होगा, ये डिसाइड करता है करंट। फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा वो डिपेंड करे किस में बताओ? करंट पे। करंट पे ज्यादा चेंज हुआ तो फ्लक्स में ज्यादा चेंज होगा, करंट में कम चेंज होगा तो फ्लक्स में कम चेंज होगा। तो बोल सकते हो यहाँ पे बोल सकते हो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल is directly proportional to current flowing through coil। कॉइल में जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना डिपेंड करता है चेंज इन करंट पे। करंट पे जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और जब बच्चों ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को एल बोलते हैं। इसी एल को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। वेयर बोलते हैं अपन, क्या बताओ? एल है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है बात? ओके। अब इस तरीके से मैं एल का वैल्यू निकालू हूं तो आई इसके अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन आई। तो इस तरीके से आप क्या बोलोगे? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक्ड है ना विथ कॉइल। और ये क्या है? करंट थ्रू कॉइल है, दोनों किसमें बताओ? रेशियो में। तो ये क्या कहला गया बताओ? ये कहला गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ डेफिनेशन नहीं बना लो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल।
इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना, वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लेना और मेरा बात सुन लेना और लिख लेना। एक बार और बोल देता हूं, क्या है बताओ, ये दोनों किस में है बताओ, रेशियो में है। तो आप बोलोगे क्या, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू कॉइल, है ना, लिंक्ड विद कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ओके, ऊपर को मिटाते हैं, सबको मिटाते हैं, सब कुछ मिटा डालेगा मैं, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो देखो ये फॉर्मूला आया था सेल्फ इंडक्टेंस का, क्या आया था बताओ, फाई अपॉन आई। क्या आया था, फाई अपॉन आई। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया भैया, फाई अपॉन आई। मैं आपसे पूछूं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप इसका एसआई यूनिट बोलेंगे हेनरी। क्या बोलेंगे, हेनरी। और एक हेनरी किसके इक्वल आएगा, इसका होता है वेबर, इसका होता है एम्पियर। एक हेनरी इक्वल होता है किसके, वेबर पर एम्पियर। इसका मतलब क्या है, एक हेनरी किसको बोलते हैं, जब कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में एक वेबर का चेंज होगा, कब, जब उसमें एक एम्पियर करंट फ्लो होगा। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू कॉइल, देन 1 वेबर magnetic flux linked with it changes, then self inductance of a coil is called 1 Henry। तो 1 Henry क्या होगा, जब किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर होगा, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा आपका 1 हेनरी। यदि किसी कॉइल का फ्लक्स 1 वेबर है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कहलाएगा। इतना समझ लो। अब इसका देखते हैं अपन डायमेंशन फॉर्मूला। क्या देखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो वेबर किसका होता है बताओ, फ्लक्स का। फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया था बच्चों, देखो पीछे फ्लक्स के बारे में बताया था, तब वेबर बताया था, उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताया था, m1L2T-2A-1 होता है। और करंट का एम्पियर को हो जाएगा A1, तो A1 ऊपर जाएगा तो A2 हो जाएगा, तो क्या आएगा m1L2T-2A-2। बस ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर बात, ये समझ लो। अब थोड़ा सा और जाना, एक्स्ट्रा ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान लेते जाओ खुश रहो। तो हमको पता है सिंस फाई इज इक्वल टू होता है एल आई। देखो यहां फाई निकालोगे तो आई के से मल्टीप्लाई एल आई आएगा, हमको पता है। तो बाय फैराडेज सेकंड लॉ, विथ लेंज लॉ, ये होता है फैराडे सेकंड लॉ विथ लेंज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है सर, होता है, ठीक है। अब देखो E इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी, और फाई का वैल्यू को रख दो कितना, एल आई, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, डी आई बाई, ये नया फॉर्मूला बन गया। इसी को आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू माइनस एन एल, और इसको लिख दो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ये चेंज वाला फॉर्म हो गया डायरेक्ट। मतलब इसी को आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू क्या, माइनस एन एल, और लिख सकते हो I2 माइनस I1, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन चेंज इन करंट। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार पूछा गया बच्चों क्वेश्चन, आप कई बार आराम से बना सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों मैं आज का लेक्चर यहीं तक आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लॉन्ग सोलेनॉइड का कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताऊंगा, देन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये टॉपिक बताऊंगा, एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताऊंगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है कॉइल में, उसको बताऊंगा, देन न्यूमेरिकल चैप्टर फिनिश। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।